एक मोटिवेशन मिले। तो भैया आई होप मेरी आवाज भी आ रही होगी और हम भी आपको दिख ही रहे होंगे, है ना? ऐसा आवाज भी आ रही होगी और हम भी आपको दिख ही रहे होंगे। और चलिए आज का लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग के पास क्या है और किस तरीके की चीजें हैं। कल आपने देखा था कि हम लोग पढ़े थे किसके मैटर में? हम लोग पढ़े थे आपके वो जो लेक्चर था आपके, क्या कहा जाता है, बाबर, हैं? बाबर के मैटर में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग किस मैटर में पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग बाबर से आगे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? नहीं, कल से मेरी आज तबीयत मतलब सो है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, चल रहा है। और एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूं कि देखो पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, पीडीएफ की तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैं लिख लिख करके पढ़ाऊंगा वो ज्यादा अच्छा है। तो आज हमने शुरू से ही लिखने वाला बोर्ड खोल लिया कि वो बीच में एक आध 2 मिनट चला जाता है तो मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा हुमायूं की। बल्कि जो कल आपको पीडीएफ गई होगी उसमें अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर तीनों होंगे। कल वाली जो मैंने पीडीएफ अपलोड की है वो बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है ना, वो तीनों की उसमें पीडीएफ लगी रही होगी। तो नहीं, साथ में नोट्स मेरे मत बनाते चलना, मैं जिस समय पढ़ाऊं उस समय बस समझते हुए चलना, नोट्स अपना बाद में, नोट्स अपना बाद में बनाना। तो मैं शुरू कर दूं आज हुमायूं का लेक्चर, ठीक है ना? ठीक है, शुरू कर दूं। और नोट्स बनाने का जो सही तरीका, सही समय है, मेरे ही लेक्चर को खोल करके मुझे पॉज कर करके तुम लोग क्या कर देना, नोट्स बनाना, ठीक है? नोट्स बनाना। तो मैं लिख लिख करके पढ़ाऊं ना सब, पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना? पीडीएफ दे दूंगा। रागनी देखो तैयारी करने में करिए कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। हम खुद इतना, अभी सोचो कि हमारे लिए तो ज्यादा इजी है ना, पीडीएफ पे सब दिखा दें, लेकिन हम लिखेंगे, मिटाएंगे और फिर ऐसा रोज करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ज्यादा समझ में आता है क्या करते हैं, ठीक है ना? हाँ, और 100% एफर्ट पुट किया करो कि जो मैं लिखता हूं वो अपने शब्दों में नोट्स बनाया करो, अपने शब्दों में नोट्स बनाया करो, ठीक है ना? तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज के लेक्चर की और हुमायूं की। तो आज का लेक्चर है हुमायूं, ठीक है ना? आज का लेक्चर है हुमायूं, ठीक है ना? हुमायूं, ये है आपका लेक्चर, हुमायूं, ठीक है? हुमायूं के बारे में अगर बात करें तो नाम इसका ओरिजिनल नासिरुद्दीन महमूद था। इसका ओरिजिनल नाम था नासिरुद्दीन, ठीक है ना? नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता था, जो कि बाबर के 4 पुत्रों में से एक था। जब बाबर की मृत्यु हुई, इसका जन्म जो था हुमायूं का, अगर हम लोग जन्म देखें तो वो हुआ था 6 मार्च 1508। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म हुआ था। अपने भाइयों में अभय प्रताप सिंह, हुमायूं कंप्लीट, बाबर कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना? 6 मार्च 1508 को इसका जन्म हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि, और इसके पिता की जब डेथ हुई 1530 में बाबर की, तो 1530 में, हाँ मैं चैट ऑफ कर दूं, ठीक है ना? मैं चैट ऑफ कर दूं पहले। हाँ, तो हुमायूं जिसका जन्म
जब इसके पिता की डेथ हुई 1530 में, तब इसका 30 दिसंबर, ये डेट चूंकि पूछता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, 1530 ईस्वी, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका कोरिनेशन होता है, या फिर मेरे भाई राज्याभिषेक होता है। अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति का राज्याभिषेक कब होता है? तो अभिषेक का होगा ना, राज्याभिषेक कब होता है? तो दैट वाज इन राज्याभिषेक, ठीक है ना, कोरिनेशन 30 दिसंबर 1530। राजा बनने के बाद चाहता तो बेईमानी कर सकता था, अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन ये पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट मुगल इंपरर था जिसने संपत्ति का बंटवारा, पैसे का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा एकदम बराबर बराबर किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके एक भाई का नाम था अस्करी, अस्करी, तो इसने उसको संभल प्रदेश दिया। कौन सा दिया? संभल। एक भाई का नाम था अस्करी, तो उसको दे दिया इसने संभल। इसके एक भाई का नाम हुआ करता था कामरान, कामरान, कामरान को इसने काबुल और कंधार का एरिया दे दिया, काबुल का भी दिया, कंधार का भी दिया। इसके एक भाई का नाम हुआ करता था हिंदाल, को इसने उधर का अलवर का एरिया, हिंदाल। इसके एक भाई का नाम था हिंदाल, उसको इसने अलवर का एरिया दिया। हालांकि मैं ये जानता हूं बहुत कम चांस है किसी आपसे ये पूछे, ये हुमायूं के भाई थे। टोटल ये 4 भाई था, तो 3 भाई यहाँ पे और आपके एक खुद हुमायूं, और अपने हिस्से में दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र रखा। बंटवारा करने के बाद 1530 में ये शासक बन करके बैठ गया, और जब 1530 में ये शासक बन के बैठा तो इसने अपना प्रथम सैन्य अभ्यास, प्रथम सैन्य अभियान, फर्स्ट वॉर जो इसने अपना स्टार्ट किया कालिंजर के विरुद्ध। ये बुंदेलखंड एरिया में, चित्रकूट के पास का एरिया है, कालिंजर अभियान इसने जो चलाया, दैट वाज कालिंजर, कालिंजर, ठीक है ना, कालिंजर का अभियान इसने चलाया, और कालिंजर, कालिंजर के विरुद्ध, ठीक है ना, 1531 में, अगेंस्ट कालिंजर इन 1531 ईस्वी, जो इसने पहला अभियान चलाया। लोगों को ये लगा, जो इसके पिता बाबर थे वो आखिरी युद्ध घग्गर का लड़े थे, घग्गर का युद्ध बाबर ने अफगानियों के खिलाफ लड़ा था। अफगानियों ने इस युद्ध को देख करके यह अंदाजा लगाया कि हुमायूं कमजोर है, इसको हराना आसान है, चलो बाप से बदला न ले सके तो बेटे से बदला ले लेते हैं। और उन्होंने बेटे से बदला लेने के लिए इसके विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा, दोहरिया का युद्ध। इसके जीवन का जो सेकंड दोहरिया का युद्ध, ये अफगानों ने हुमायूं के अगेंस्ट छेड़ दिया, और ये था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध ये लड़ा। महमूद लोदी मुख्य रूप से हुमायूं के जो अगेंस्ट लड़ा, उसका नाम था महमूद लोदी, जो कि एक अफगानी था। उसके बाद इसने एक और गौड़ का युद्ध भी लड़ा बंगाल के पास स्थानीय सरदारों से। तो शुरुआती जीवन में इसने 2 बड़े युद्ध देखे, एक कालिंजर के विरुद्ध खुद इसने शुरू किया 1531 में, यहां मैंने टाइम लिखा है 1531, और एक इसके ऊपर अटैक हुआ दोहरिया का युद्ध। तो उसके बाद इसने फिर गौड़ का युद्ध भी हुआ। तो जब इसने इस युद्ध के बाद इसका एक अलग युद्ध होता है जिसको कहा जाता है गौड़ का युद्ध। ये जो गौड़ है, गौड़ का युद्ध, ये जो गौड़ जगह पड़ता है 1532-33 में इसको लड़ा, ये बंगाल के पास पड़ता है, बंगाल के समीप, बंगाल के समीप, बंगाल के समीप, ठीक है ना, बंगाल के समीप ये पड़ता है। गौड़ के युद्ध में बहुत कत्लेआम हुआ, लाखों की संख्या में कहा जाता है कि लगभग 60, 70, 80, 90 हजार लोग मारे गए, और लेकिन युद्ध जीत लिया हुमायूं। तो हुमायूं ने अपने दुश्मनों की वहां पे लाश ढेर सारी देखी और बड़ा खुश हुआ कि बस मजा आ गया, और यही वजह है दुश्मनों की लाश को देख करके इसने गौड़ को रीनेम कर दिया, और नाम क्या रख दिया? जन्नताबाद। तो ही स्टेब्लिश द सिटी जन्नताबाद, या ही रीनेम्ड गौड़ है जन्नताबाद। तो
कई बार पेपर में आता है कि जन्नत मतलब स्वर्ग, उर्दू लफ्ज में जन्नताबाद इसने गौड़ का नाम रख दिया। 1533 तक तो ये रहा। फिर 1500 धीरे धीरे 1-2 साल बीता और अब इसने जो अगला, ये पॉइंट तुम लोग नोट कर लेना, मतलब बाद में जब नोट्स बनाना तो इन चीजों को नोट्स करना। अब धीरे धीरे समय आ चुका था 1534। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और एक समय ऐसा भी आया इसका जब इसने निर्णय लिया कि मैं हमला करूंगा किसके ऊपर, मैं हमला करूंगा आपके इधर पूर्वोत्तर साइड जिधर आज नॉर्थ ईस्ट है। तो सैनिकों ने कहा ठीक है। अब अगर पूर्वोत्तर के भारत के ऐसे मैप को देखो, इधर जाओ पूर्वोत्तर साइड, तो यहां पे यूपी पड़ेगा, इधर कहीं यूपी में एक जगह पड़ता था चुनार, आज भी है ये मिर्जापुर के पास, ठीक है ना, आज भी है ये जगह मिर्जापुर के पास, वाराणसी मिर्जापुर के पास। चुनार को उस समय गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता था। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता था। चुनार नोन एज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अगर इधर से एंट्री कर गए तो फिर आप इधर से बिहार, फिर बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप आधुनिक समय वेस्ट बंगाल पड़ता है, यहाँ पे बिहार पड़ता है, और फिर इधर आप नॉर्थ ईस्ट साइड निकल जाओगे। तो जब ये चुनार तक आ गया तो यहां बिहार में एक शासक था जिसका नाम हुआ करता था क्या, इस बिहार के शासक का नाम हुआ करता था आपके बिहार के शासक का नाम सासाराम। सासाराम लोकल जगह था, वहां के शासक का नाम हुआ करता था फरीद खां, ठीक है ना, फरीद खां या फिर शेर खां, या फिर इसी को आप मूल रूप से शेरशाह सूरी कहते हैं, यही जाना जाता था शेरशाह सूरी के रूप में। बचपन का नाम फरीद खां था, आगे चल के उसने अपने मालिक सासाराम के सरदार की रक्षा की थी शेर से, इसलिए उसको शेर खां भी कहा गया। बाद में उसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा है। तो इस बिहार के सासाराम के सरदार शेरशाह सूरी को बड़ी टेंशन हो गई कि यार अगर अब जब हुमायूं यूपी के चुनार तक आ गया है, ये व्यक्ति अगर यहां तक आ गया है तो इसको यहां से यहां आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सासाराम के शासक ने आगे बढ़ के चुनार के पास इनका विरोध करना चाहा, लेकिन हुमायूं मुगल बादशाह था, उसने इनको कहीं ना कहीं घुटनों के बल ला दिया शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र को, शेरशाह सूरी का पुत्र, शेरशाह सूरी का पुत्र, ठीक है ना, का पुत्र बंदी बनाया गया, बंदी हो गया, किसका, हुमायूं का। और अपने पुत्र को गिरवी रखा शेरशाह ने, माफी मांगा किससे, हुमायूं से, और बोला हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, आप मेरे गारंटी के रूप में मेरे लड़के को ले जाइए, मैं कुछ नहीं करूंगा। हुमायूं चुनार से इसके लड़के को लेकर के वापसी कर लिया, कहां पे, हुमायूं वापसी कर लिया और वापस आ गया हुमायूं दिल्ली। लेकिन आगे नहीं बढ़ा उस समय। ये बात इस फरीद खां को या शेर खां को या शेरशाह सूरी को खल रही थी। अब इसने क्या किया कि अपने आप को सैन्य रूप से मजबूत किया। मजबूत करने के बाद इस व्यक्ति ने, शेरशाह ने, जिसका ओरिजिनल नाम फरीद खां या शेर खां, अभी शेरशाह सूरी कहना ठीक नहीं होगा, हुमायूं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और ये वही शेरशाह सूरी था जो 1529 में घग्गर का युद्ध जब लड़ रहा था, और उससे पहले 1529 में जब चंदेरी का युद्ध लड़ हो रहा था, तो चंदेरी के युद्ध में 1528 में शेरशाह सूरी जो था वो मुगलों की तरफ से लड़ा था, बाबर के एक आम सैनिक के रूप में लड़ा था। और तब इसने बाबर के साथ लड़के और फिर घग्गर के युद्ध में मुगलों के अगेंस्ट लड़ा, लोदियों के साथ लड़ा, मतलब एक बार बाबर के साथ उसकी सेना में मिल करके लड़ा किराए के सैनिक के रूप में, और एक बार किराया मिल गया उसको उधर से तो अफगानों के साथ लड़ा। तो जब ये बाबर के साथ 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के खिलाफ लड़ रहा था, तब शेरशाह सूरी उर्फ फरीद खान ने एक स्टेटमेंट दिया था
कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं इन मुगलों को भारत से मार भगाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी युद्ध नीति से परिचित हो गया हूं। इनकी ताकत जानने के लिए एक बार साथ लड़ा, एक बार विरोध में लड़ा, फिर तो इसका लड़का ही गिरफ्तार हो गया। अब तो ये घायल शेर हो चुका था, शेर खां, और अब इसने घोषणा की कि मैं लड़ूंगा। कौन सा युद्ध? 1539 में इसने युद्ध की घोषणा कर दी। दैट इज, आपके जानते हो, एक आपके बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और एक इसने लड़ा चौसा का युद्ध। ये जो चौसा है, इसने हुमायूं को बोला कि भैया आओ, लड़ना हो लड़ लो। हुमायूं दिल्ली से आए। ये जो चौसा जगह है, ये दो नदियों के बीच में पड़ता है, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, गंगा नदी और कर्मनासा नदी। ठीक है, गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में ये जगह पड़ता है। हुमायूं यहां पे आया और सेना का घेरा डाल के बैठ गया। ठीक है, हुमायूं यहां आया और सेना का घेरा डाल करके बैठ गया। तो जब सेना का घेरा डाल करके हुमायूं बैठा, तो उसको ये उम्मीद था कि ये लड़ने आएगा। कौन? आपके ये जो व्यक्ति है शेरशाह। लेकिन शेरशाह इससे लड़ने नहीं आया। तो हुमायूं परेशान होता रहा सेना लेकर के। इसको अपनी बातों में उलझाया रखा किसने? आपके हुमायूं ने। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक हुमायूं यही डेरा डंडा डाले बैठे रहे सैनिक के साथ कि अब लड़ाई कर लूंगा, अब क्योंकि मुझे रास्ता चाहिए और मैं इधर से होते हुए फिर बिहार और फिर निकलूंगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये वेट करवाया। और उसके बाद ये जून जुलाई का महीना था, 15-20 दिनों में बारिश हुई। आसपास के जो बांध थे, जो लकड़ियों के मिट्टियों से पानी से बांध दिए गए थे, उन बांधों को खुलवा दिया हुमायूं ने। अब पानी, गंगा नदी का पानी तेजी से आना शुरू हुआ, कर्मनासा का पानी। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं की सेना भागना शुरू किया और उस समय इसने हमला करवा दिया कि हमला करो इसके ऊपर। अब हुमायूं मुगल बादशाह होते हुए भी इसके चक्कर में फंस गए और मर गए, मतलब हार गए। जबकि हुमायूं को बाबर ने, जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था, तो बाबर के साथ हुमायूं भी खड़ा था और शेरशाह सूरी भी खड़ा था, क्योंकि शेरशाह सूरी उस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। तो बाबर को हुमायूं ने खड़ा हो करके बोला था कि इस चालाक लोमड़ी से संभल करके रहना, ये बहुत चालाक लोमड़ी है शेरशाह सूरी। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस यूपीएससी में, किसको बाबर ने चालाक लोमड़ी कहकर हुमायूं को सतर्क रहने की सलाह दी थी। तो चालाक लोमड़ी बाबर ने शेरशाह सूरी को कहा था। देखो उस चालाक लोमड़ी ने क्या किया। अब ये जान बचाकर भागे और भाग करके आके गंगा नदी में छलांग लगा दिए। यार ये तो मैं डिटेल में पढ़ाने लगा, मैं सोचा था टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आज फ्लो बन गया तो बन गया, अब कल देखूंगा टू द पॉइंट हो गया। कल थोड़ा सा अकबर उकबर में लिखवाऊंगा, तो रेडी रहना सब लोग। आज फ्लो बना है तो डिटेल में पढ़ो। तो गंगा नदी में ये छलांग लगाया। गंगा नदी में छलांग लगाने के बाद यहां पे एक नाव चलाने वाला चमड़े का व्यापारी बैठा था, जिसका नाम था नियाज चौधरी। नियाज चौधरी। नियाज चौधरी ने देखा कि हुमायूं, आपके क्या है, नियाज चौधरी, इसने देखा कि कोई व्यक्ति गंगा नदी में छलांग लगाया है। तो इस व्यक्ति ने हुमायूं को बचाया। तो हुमायूं उसके सामने खड़ा होकर बोले, क्योंकि हुमायूं अपने घोड़े सहित भाग रहे थे, इनका सैनिक पीछा कर रहा। हुमायूं बोले, तुम पहचानते हो मैं कौन हूं? बोला, नहीं मैं नहीं जानता आप कौन हो, बस मैं इतना देखा कोई आदमी छलांग लगाया जो डूब रहा है, मैंने उसको डूबने से बचा लिया। हुमायूं बोले, मैं हूं मुगल बादशाह हुमायूं, और तुमने मेरी जान बचाई है आज। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं भारत दोबारा जीत लूंगा, आज तो मैं दिल्ली हार गया हूं शेरशाह सूरी नाम के, फरीद खां या शेर खां नाम के व्यक्ति से, लेकिन मैं जब दोबारा दिल्ली पे बैठूंगा तो तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। और इतिहास गवाह है कि हुमायूं दिल्ली की गवाह सत्ता पे दोबारा 1555 में बैठता है, और इस नियाज चौधरी को निजाम खां के नाम से हुमायूं ने एक दिन का बादशाह भारत का बनाया था। नियाज खां के नाम से, कुछ किताब नियाज खां लिखते हैं, कुछ निजाम, एक दिन का बादशाह भारत का बनाया था। और इस एक दिन का बादशाह ने चमड़े के सिक्के जारी किए थे भारत में। मुगलों के समय इस एक दिन के बादशाह ने लेदर क्वाइन, चमड़े का सिक्का जारी किया।
क्यों? क्योंकि ये चमड़े का व्यापारी था, सोचा एक ही दिन के लिए तो राजा बने हैं, तो चमड़े का सिक्का जारी कर दो, अपना बिजनेस चलता रहेगा। जारी किया, इस एक दिन के बादशाह ने चमड़े का सिक्का जारी किया। खैर, अब 1539 चौसा का युद्ध हुमायूं हार गए, और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम हुआ करता था फरीद खां, उस फरीद खां ने इस युद्ध के बाद अपने आप को कहा कि आज से मैं जाना जाऊंगा शेर शाह सूरी। आज से मैं जाना जाऊंगा शेरशाह सूरी के नाम से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद फरीद खान ने अपने आप को शेरशाह सूरी कहा? तो चौसा के युद्ध के बाद। अब ये युद्ध समाप्त होता है। अब हुमायूं अपने भाई के पास जाते हैं, भाई के पास। इनके भाई का नाम रहता है हिंदाल। हिंदाल से ये कहते हैं कि दोस्त मदद कर दो मेरे भाई, क्योंकि भाइयों में इन्होंने बंटवारा अच्छे से किया था। भाई बोलता है ले जाओ, मेरी सेना ले जाओ और लड़ लो तुम हुमायूं उससे, शेरशाह सूरी से, लेकिन मुझे एक वचन देना कि मैं शादी कर चुका हूं, मुझे भविष्य में लड़की पैदा होगी या लड़का मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब भी मुझे लड़की पैदा हो उसका भी ध्यान तुम रखोगे हुमायूं, और जब मुझे लड़का पैदा हो तो उसका भी, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता हूं। तो हुमायूं ने वचन दिया अपने भाई को कि ठीक है, तुम्हें लड़की पैदा हो या लड़का, तुम्हारी डेथ भी हो जाए तो तुम्हारे लड़की या लड़के की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये वचन दे करके हुमायूं ने इसकी सेना ले ली, और सेना लेकर के हुमायूं 1540 ईस्वी में एक अगला युद्ध लड़ते हैं जिसे कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास का एरिया है, कन्नौज का युद्ध। अब इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरीके से परास्त होते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध होता है, और हुमायूं इस युद्ध में बुरे तरीके से परास्त होते हैं। फिर क्या था? शेरशाह सूरी ने कहा कि भाग जाओ भारत से, अगर तुम भारत में मुझे जिंदा दिख गए तो मुर्दा ही अगले दिन मिलोगे। तो हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल से मदद मांगी। तो हिंदाल ने कहा कि मेरे गुरु सूफी संत का नाम है मीर अली अकबर जामी, ये एक सूफी संत हैं, तुम इनके खानकाह में छुप जाओ। सर, खानकाह क्या होता है? सूफी संतों का निवास, जहां, ये भी एसएससी रेलवे का क्वेश्चन, जैसे हिंदू धर्म के जो ऋषि होते हैं आश्रम में रहते हैं, उसी तरीके से सूफी संत का निवास को खानकाह कहा जाता है। ठीक है ना, सूफी संत के निवास को खानकाह। तो हिंदाल ने कहा कि तुम मेरे बॉर्डर पे सिंध एरिया में मेरे सूफी संत एक रहते हैं मीर अली अकबर जामी, तुम उनके यहाँ जाके हुमायूं छुप जाओ, तुम्हें शेरशाह सूरी पकड़ नहीं पाएगा। हुमायूं यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना, हुमायूं यहाँ पे पहुंच गए। हुमायूं की एक बड़ी दुर्बलता ये थी कि वो कैरेक्टर लेस थे, चरित्रहीन व्यक्ति थे। हुमायूं यहां पहुंचे। अब हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो आप कहोगे सर 1508। चल क्या रहा है? तो 1540। मतलब हुमायूं 30-32 साल का था, 32 साल का। 32 साल की एज में जब हुमायूं थे तो उनको मीर अली अकबर जामी की पुत्री से प्यार हो गया। उसका नाम था हमीदा बानो, ठीक है ना, उसका नाम था हमीदा बानो। प्यार हुआ तो जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, सी गेट्स प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट हो गई। ये बात अब इनको पता चली मीर अली अकबर जामी को कि अब तो ये प्रेग्नेंट है। तो हुमायूं से इन्होंने कहा कि देखो मेरी लड़की तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है, तो इससे शादी करो। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से क्या किया? शादी किया। और फिर इन्होंने कहा कि चूंकि तुम दोनों ने मेरे खानकाह का नियम तोड़ा है, मिलजुल करके दोनों यहां से भागो। अब हुमायूं क्या करते? तो हुमायूं ने अपने एक, वो जो इनका मित्र था, क्या उसका नाम था यार, वो जो राणा वीर सर, जो राजस्थान का शासक था, क्या उसको कहते हैं यार, अरे तुम वहां पे रख दो उसको, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा है राजस्थान में, अमरकोट, ठीक है ना, अमरकोट का शासक, अमरकोट का राज शासक जो छत्रसाल था, अमरकोट के शासक से इनकी दोस्ती थी, वीरसाल से, शासक से। हुमायूं ने उससे कहा कि देखो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं उसको लेके कहां कहां टहलूंगा, भारत में मैं रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो मुझे देखो, ये 1540 में इसके कहां गए, 1541 में सी गेट्स प्रेग्नेंट,
अब 9 महीने तो रहेगा न पेट में। अब ऐसा थोड़ी कि जनवरी में हो गया 2 4 6 8 महीने किसी महीने में। और 1542 में हुमायूं अपने प्रेग्नेंट वाइफ को, पत्नी को छोड़ दिया अमरकोट के शासक क्या, और अपने खुद कहां भाग गए, ईरान भाग गए। हुमायूं ईरान चला गया। ईरान का शासक उस समय हुआ करता था ताह मस्सब, उसके पास जाकर के छुप गया। ताह मस्सब, इसके पास जाके हुमायूं छुप गया। और यहां 1542 ईस्वी में, 41 में प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने बाद 1542 आ गया। 1542 ईस्वी में अमरकोट में इसके पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चल के क्या कहलाया, अकबर कहलाया। जो आगे चल के क्या कहलाया, अकबर। ये अकबर का जन्म। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था तो जैसे लोग बताते हैं ना कि हुमायूं 1504 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद हुमायूं क्या हुआ, ईरान भाग गया। और यहां 1542 में, आपके कमेंट्स ओपन है और लेकिन इधर उधर कमेंट मत करिएगा, कि 1540 में युद्ध लड़ा, फिर हुमायूं तो भाग गया, तो 1542 में उसको यहाँ लड़का कैसे हुआ, इसका मतलब अकबर तो ठाकुर का लड़का है या ऐसे वैसे। और तर्क ऐसे ऐसे बच्चे देते थे, सर बीच बीच में हुमायूं आता जाता रहा होगा। अरे नहीं पागल, सब व्हाट्सएप से पढ़ने से नहीं होता, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। वो आता जाता नहीं था, वो यही था, ठीक है ना। तो सब कहते, कई बार तुम लोग व्हाट्सएप पे देखोगे कि अकबर इसलिए हिंदुओं के प्रति भी सहृदय था क्योंकि वो हिंदू का ही लड़का था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। राणा वीरसाल, हाँ, राणा वीरसाल क्या। तो ऐसी 36 तरीके की चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो वो बात आप ध्यान रखेंगे। फिर ईरान के शासक ताहमस्सब के पास हुरानू, ठीक है ना। अब ईरान के शासक के पास जाकर के ताहमस्सब के पास हुमायूं थे। इस बीच में, ठीक है ना, इस बीच में भारत में शासन कौन कर रहा था, शेरशाह सूरी। इस बीच में भारत का शासन शेरशाह सूरी के हाथ में आ गया था। अब हुमायूं को थोड़ा सा रोकते हैं, हुमायूं को, ठीक है ना। हुमायूं, अब इनका जो था शेरशाह सूरी, ये 1539 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। वहां से लेकर के 1545, जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई दिल्ली पे, ये सूरी वंश का शासक बनाए रखा, सूरी वंश का। अगर हम लोग इस व्यक्ति की बात करें, किसकी, सूरी की, तो इसका बचपन का नाम फरीद खान, और इसने भारत में द्वितीय अफगान वंश की नींव डाली, क्योंकि पहली अफगान वंश तो लोदी हुआ करते थे। इसने कौन, इसके प्रमुख कार्यों को अगर देखा जाए तो सर इसने 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। इसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि, क्योंकि मैं समझा तो चुका ही हूं चौसा का युद्ध। 1540 में इसने बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा और दोनों ही युद्ध जीता। बिलग्राम युद्ध लड़ा दोनों हुमायूं के खिलाफ, दोनों। 1545 में इसने कालिंजर का युद्ध लड़ा। इसी कालिंजर, ये कालिंजर आपके चित्रकूट के पास यूपीएमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, कालिंजर युद्ध लड़ा। और इसी युद्ध में किसके खिलाफ लड़ा, तीरथ सिंह के खिलाफ। तीरथ सिंह के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी की डेथ भी होती है। एक उक्का नामक हथियार चला रहा था। कौन सा हथियार चलाते समय, आप लोग नोट्स जब बनाना तो अपनी हैंडराइटिंग ठीक से लिखना। उक्का नामक हथियार चलाते समय, उक्का हथियार चलाते समय मृत्यु। सर ये उक्का हथियार क्या होता है, थोड़ा बताइए। समय मृत्यु किसकी सर, तो शेरशाह सूरी की। सर ये उक्का हथियार, जैसे नहीं आर्मी के लोग ऐसे कंधे पे गोला रख के आग का दबाते हैं, खूब तेज गोला फटता है, वैसा उक्का नाम का एक आग्नेय अस्त्र था, ठीक है, जिसको कंधे पे रख के ऐसे चलाओ तो पूरा धम से फटता था, तो उसके कंधे पे ही फट गया, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने, शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम का निर्माण करवाया। सड़क ए आजम, सड़क ए आजम को ही आप क्या कहते हो, जीटी रोड। लेकिन जीटी रोड नाम इसने नहीं दिया था, आकलैंड द्वारा दिया गया। आकलैंड एक अंग्रेज का नाम था, आकलैंड द्वारा जीटी रोड नाम रखा गया। तो शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था उसका नाम था सड़क ए आजम था, ठीक है ना, सड़क ए आजम था। इसने लगान में पट्टा व्यवस्था लागू किया। इसकी कुछ चीजें बड़ी फेमस है, पट्टा सिस्टम, ठीक है ना, इसने लागू किया। लगान लेने के लिए पट्टा व्यवस्था लाने वाला आपके शेरशाह सूरी था। काबुलियत प्रथा, ठीक है ना, काबुलियत प्रथा लाने वाला शेरशाह सूरी था। पट्टा क्या है, जैसे नहीं गांव में होता है कि ये लो मेरा खेत तुम 4 साल के लिए रख के खेती करो, इसके बदले मुझे इतना पैसा दे दो,
ठीक है ना, तो वो पट्टा प्रथा होता है लल्ला। ये काबुलियत प्रथा क्या होता है कि चलो मेरा तुम 2 एकड़ खेत ले लो, कबूल कर लो कि जितना पैदा होगा उसमें का आधा तुम हमें दोगे, ठीक है ना। हाँ, कमेंट ऑफ कर देना, कबूल कर लो कि जो आपके, ये मैंने आपके कमेंट ऑफ कर दिए कि इतना तुम हमें दोगे। तो पट्टा प्रथा, काबुलियत प्रथा, जरीबान प्रथा, जरीबान जरीबान प्रथा, ये सब कृषि से रिलेटेड है। ये सब लाने वाला कौन? जरीबान प्रथा। और सर जैसे ये जरीबान क्या था सर? जरीबान सर समझ में नहीं आया, बताइए। जैसे मान लो ये खेत है, तो खेतों को नापना पड़ेगा ना, खेतों को नापना पड़ता था। तो खेतों को जो किसान अपना नपवाता था उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। तो जो अधिकारी खेतों को नापने जाते थे उनको ये जरीबान शुल्क देना पड़ता था। समझ रहे हो? सरकारी अधिकारियों को किसान को जरीबान शुल्क देना होता था कि मेरा ये नाप दो। जैसे नहीं होता कि आप आज पटवारी के यहाँ जाए, नेकपाल के यहाँ, तो आपको कुछ फीस देनी पड़ती है ना कि खेत का प्रमाण पत्र बना दो, जीवन प्रमाण पत्र में। तो ऐसे जो गांव में पटवारी लोग जो होते हैं, वो जो फार्म वोम का शुल्क होता है, दैट इज जरीबान प्रथा, कि खेतों को मपवाने के लिए जरीबान प्रथा। मुहासिलीन सिलान, ठीक है ना, मुहासिलान प्रथा भी इसी ने लाया था। ये भी कृषि से ही कर संग्रह प्रथा था। मैं लिख के दे सकता हूं, तुम में से कई लोगों को ये नहीं पता रहा होगा। पट्टा काबुलियत एक बार सुने भी रहे होगे, जरीबान और मुहासिलान प्रथा नहीं सुने रहे होगे। अच्छा, उसके अलावा ये वही है जिसने भारत में क्या किया, बहुत सारे सड़कों का, या यूं कह लें कि उन सारी चीजों का निर्माण करवाया। इसने 4 सड़कें बनवाई थी, 1700 सराय बनवाए थे, चांदी का रुपया और तांबे का ग्रेन सिक्का भी चलाया था, ठीक है ना। इसने, यहां पे लिख दूं क्या इतना दूर, यस, इसने चांदी का रुपया चलवाया था, चांदी का रुपया, ये कई बार पूछता है, और तांबे का सिक्का चलवाने वाला ये शासक था। चांदी का रुपया चलवाने वाला पहला शासक था। कौन आपके, मुझे पीछे हटने, इधर जगह, चेयर यहाँ क्यों रखते, ठीक है ना। चांदी का रुपया और सिक्का चलवाने वाला पहला शासक था। इसने दीन पनाह नाम का शहर, और अच्छा ये नहीं, उसके अलावा इस व्यक्ति ने पुराना किला, किला कुन्हा और रोहतासगढ़ का किला, ये चीजें बनवाई। क्या क्या बनवाया? अगर इसके निर्माण देखें तो ही कंस्ट्रक्टेड पुराना किला, इसने ओल्ड फोर्ट दिल्ली में बनवाया, इसने रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया। रोहतासगढ़ किला मतलब फोर्ट, ठीक है ना। नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर किला क्या होता है, फोर्ट। और इसने एक वो बनवाया था, क्या कहा जाता है, किला ए कुन्हा नाम से एक मस्जिद भी बनवाया। किला ए कुन्हा का निर्माण भी करवाया, एक मस्जिद। ये इसने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए। ये इसने 3 प्रकार के 3 निर्माण करवाए। किसने? शेरशाह सूरी ने। भूमि मापन के लिए इसने कन्नौज के पास, जब ये कन्नौज का युद्ध जीत गया था ना, तो यहीं पे और लिख देता हूं, कन्नौज, यहां पे एक लाइन और लिख देता हूं, शेरसूर नाम का, शेरसूर नामक शहर बसाया, कन्नौज के पास नामक शहर बसाया। नहीं पता होगा मुझे, उम्मीद है आप लोगों को। इसने सन की डंडी, सर ये सन की डंडी, सन की डंडी का प्रयोग किस लिए करता था सर? सन एक पौधे का नाम होता है, पटसन, आपने नाम सुना होगा, पटसन का पौधा। उससे नापने के लिए, खेतों को मापने के लिए ये सन की डंडी का प्रयोग करते। ऐसे नहीं, आप बिहार, यूपी, एमपी इधर जाए तो डंडे से, लाठी से भी खेतों को नापा जाता है ना, 1 लट्ठा 2 लट्ठा ऐसे नापते हैं ना। तो एक्चुअली जो उसका बेसिक है वो है सन की डंडी, वो प्रयोग करने वाला शेरशाह सूरी। तो इसने सन की डंडी का भी प्रयोग शुरू करवाया था, ठीक है ना। इसने करीब करीब 1700 सराय बनवाई, 4 प्रमुख सड़कें बनवाई। फिर 1545 में इसकी कालिंजर के युद्ध के समय डेथ होती है, और फिर इसका जो उत्तराधिकारी बनता है, कभी कभी इसका उत्तराधिकारी भी पूछ देता है कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, ठीक है ना, इस्लाम शाह सूरी। फिर उसके बाद जब शेरशाह सूरी बनता है तो उसके बाद इस्लाम शाह सूरी शासक बनता है। ये उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, और लास्ट में शासक बनता है सूरी वंश का 1555 ईस्वी में, उसका नाम रहता है सिकंदर सूरी। अब जब सिकंदर सूरी राजा बनता है तो उस समय इसको पता चलता है, किसको? हुमायूं को, जो बैठा रहता है ईरान। इसको पता चलता है कि भारत के दिल्ली पे जो इस समय शासक है वो बड़ा कमजोर है,
इसको चल के हरा देते हैं। तो हुमायूं ने ईरान का जो राजा था उससे मदद मांगी ताहमस्सब से कि मेरी मदद करो और मुझे सेना दे दो, अगर मैं दिल्ली को दोबारा जीतने में कामयाब हुआ तो मैं तुम्हें इतने धन दूंगा। ताहमस्सब कहता है चुप, तुम सुन्नी मुसलमान हो, मैं शिया मुसलमान हूं, अगर तुम शिया धर्म स्वीकार कर लो तो मैं मदद कर दूंगा, बकवास मत करो हमसे। हुमायूं बोले ठीक है, आई एम एग्री। हुमायूं ने शिया धर्म स्वीकार कर लिया। और शिया धर्म मतलब मुस्लिम में ही दो होते हैं ना, शिया सुन्नी दो संप्रदाय हैं। तो ताहमस्सब ने इसकी मदद कर दी। हुमायूं ने हमला किया। अब पहला युद्ध हुआ मई 1555 में, और यहीं ईरान में रहते समय हुमायूं की दोस्ती हो गई बैरम खान से। बैरम खां से जब दोस्ती हुई तो हुमायूं ने बैरम खां को भेजा 1555 में गजनी के पास। क्यों भेजा? क्योंकि गजनी का शासक उस समय अकबर, इसका 14 साल का लड़का था, 15 साल का, 13 साल का। तो बैरम खां अपने दोस्त हुमायूं के कहने पे ईरान से आ गया गजनी। अब 13 साल का लड़का गजनी के विद्रोह को क्या दबाता? तो गजनी का शासक विद्रोह हुआ क्यों सर? क्योंकि गजनी का राजा हुआ करता था हिंदाल। हिंदाल जो था हुमायूं का भाई था, हुमायूं का भाई, इसकी हो गई थी डेथ। तो गजनी का जो सत्ता था वो खाली हो गया था। तो तुरंत हुमायूं ने बैरम खां को भेजा और कहा हिंदाल की लड़की का नाम है रुकैया बेगम। रुकैया बेगम ये मेरी भतीजी लगेगी, इसकी तुरंत शादी कर दो अकबर के साथ। तो अकबर और रुकैया बेगम की शादी हो गई। ये पहली वाइफ थी अकबर की। मात्र ये 9 साल की थी, ये 13 साल का था और अकबर की शादी हो गई। तो अकबर चूंकि अब गजनी का दामाद हो गया, अपने ससुर की संपत्ति का मालिक हो गया, लेकिन 13 साल का लड़का लड़ता क्या? तो गजनी में अकबर की तरफ से लड़ा कौन? बैरम खां। और इधर हुमायूं कहां बिजी हो गए? मई 1555 में दिल्ली आने के लिए। सिकंदर सूरी को लड़ाई, क्या हुमायूं मुझसे लड़ेगा? सिकंदर सूरी ने अपने मंत्री तातर खां को भेज दिया कि जाओ हुमायूं से लड़ाओ, बहुत कमजोर है। तो हुमायूं वर्सेस तातर खां युद्ध हुआ इधर। इस युद्ध को हम लोग कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है ना, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा में तातर खां हार गए, हुमायूं जीत गया। अब जून का महीना आ चुका था और अब राजा को खुद सामने आना पड़ा। और फिर 1555 ईस्वी में एक अगला युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद युद्ध में आपके ये हुआ हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी, ठीक है ना, सिकंदर सूरी, जिसमें सिकंदर सूरी हारा, हुमायूं जीत गया। इस तरीके से जून 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए और अपने लड़के को गजनी से यहां बुला लिया। अपनी पत्नी जो हमीदा बानो बेगम, जिससे ये लव मैरिज किए थे, वो कहां गई लव मैरिज वाली? ये मीर अली अकबर जामी की लड़की हमीदा बानो बेगम को ये अपने प्यार के फांसे में फंसा लिए, फिर इसको प्रेग्नेंट कर दिए। इस मजबूरी में इनसे शादी हुई। अब उस जो मतलब धोखेबाजी वाली जो शादी किए थे, उस वाइफ को और उस लड़के को इन्होंने बुलाया कहां? दिल्ली, कि अब मैं हो चुका हूं दिल्ली का शासक। अकबर को लेके और हमीदा तुम और मेरी जो 2-4 ठो और गर्लफ्रेंड वाइफ है, सब दिल्ली आ जाओ। अब दिल्ली के शासक कौन बन गए? आपके हुमायूं। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि यह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। क्यों? क्योंकि 1530 में शासक बना, 1539 में युद्ध हार के भारत से बाहर भागना पड़ा, फिर दोबारा ये 1555 में भारत का शासक बना और 1556 में इसकी डेथ हो गई। यहाँ पे 1 साल के लिए शासक रहा, यहाँ पे 9 साल के लिए शासक रहा। तो कुल मिला के 30 से लेके 56 में करीब करीब 15 9 1 10 साल तो शासक रहा। इसीलिए इसके लाइन बोली गई कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। क्यों दे दी सर? इसको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, पढ़ने का शौक। इसके बाबर को भी था, लेकिन कैसी किताबें? ज्योतिष की किताब पढ़ता था, ज्योतिष। तो अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। जैसा इसका था मुस्लिम, लेकिन 7 दिन में 7 रंग के कपड़े, 7 रंग कपड़े ये पहनता था। जैसे सोमवार को इसका फिक्स था कि व्हाइट पहनेगा, शनिवार को ब्लैक ही पहनेगा, बृहस्पतिवार को येलो ही पहनेगा, मंगलवार को रेड ही पहनेगा। ये इसका फिक्स था हुमायूं का। ये भी क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा शासक है जिसे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। खैर, तो इसने जब राजा बन गया 1556 दोबारा, तो एक लाइब्रेरी बनवाई। लाइब्रेरी को आप क्या कहते हैं? पुस्तकालय। उस पुस्तकालय का नाम था शेर-ए-मंडल। शेर-ए-मंडल। ये आज आप पुराना किला में जाओगे दिल्ली में तो है।
इस शेर मंडल से ये एक दिन किताब पढ़ते हुए सीढ़ियों से भाई साहब उतर रहे थे, लड़खड़ा करके गिर गया। ठीक है, गिर गया तो घायल हो गया, घायल हो गया 1556 में तो डेथ हो गया इसका। तो इसीलिए कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी, खत्म। और इसका एक निर्माण बस और है, इसने एक शहर बसाया था पुरानी दिल्ली में, आपके पुराना किला में दीन पनाह नाम का शहर। इसके 2 ही निर्माण है, बाकी कोई नहीं। फिर 1542 में इनका लड़का शासक बन जाता है, दैट इज अकबर। आज के लिए इतना ही। अब जरा बताओ पढ़ के कैसा लगा तुम लोगों को? ठीक है, मैं आपके कमेंट ओपन कर दे रहा हूं, आपको पढ़ के कैसा लगा? हुमायूं के बारे में नई चीजें पता चली? अब देखो, मैं चाहूं तो मैं यही नोट्स तुम लोग को उठा के दे दूं कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन ये तो वो हुआ फिर तुम ऐसे ऐसे कर करके पढ़ना शुरू करोगे। नहीं, मेरे ऊपर तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको ले लिए, ऐसे ऐसे मिटा दिए, लो खत्म बात। अगली पीपीटी, सर इतना अच्छा लिखा है, यही वाला सेव करके दे दो। काहे दे दूं? मैं लिख रहा हूं तो तुम नहीं लिखोगे, तुमको सिलेक्शन लेना है कि हमको मेहनत से बचने दूंगा, सब खत्म, गया सत्यानाश। ये सामने ही मैं करके रखता हूं, रीजन कि मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, काम चोरी करोगे तो नहीं आगे बढ़ोगे। ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो गया ना, आराम से कर लेना, ठीक है। चलो, जय हिंद जय भारत। फीडबैक देते हुए जाना। और इंसान है कामिल हुमायूं को ही बोला जाता था, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। फीडबैक देते हुए जाना, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, पीडीएफ तो वैसे भी कल दे ही चुका हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।